हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बीजल और आज हम आपके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर इज ऑफ्टन कॉल्ड अ पोएट्स पोएट। और ये जो टाइटल जो इनको दिया गया है पोएट्स पोएट, ये कोई आपका एक डेकोरेटिव टाइटल नहीं है, बल्कि दिस टाइटल वाज अर्नड। जो बात के आपके लिटरेरी जायंट्स आए थे, जैसे कि आपके मिल्टन हो गए, कीट्स हो गए, शैले हो गए, वो ओपनली यहाँ पे स्पेंसर को एडमायर किए थे। आपको उनके वर्क्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे आपका स्पेंसर का आपका म्यूजिक हो गया, उनकी इमेजरी हो गई, उनकी मॉरल डेप्थ हो गई। इनफैक्ट मेरे मिल्टन का जो एपिक एम्बिशन है, कीट्स का जो सेंसेस इमेजिनेशन है, शैले के जो आइडियलिज्म है, ये सब के सब आपका यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं स्पेंसर का डीएनए देखने को लिए मिलेगा इनके अंदर, इनके वर्क्स में। मतलब अगर इंग्लिश पोइट्री एक रिवर है, तो स्पेंसर उसके क्वाइट बट पावरफुल सोर्स है यहाँ पे आपके। तो आइडियोलॉजिकली हम बात करें तो स्पेंसर वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्टेंट जेलट और एक बहुत ही कमिटेड इंग्लिश नेशनलिस्ट थे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये पॉलिटिक्स में भी अपने यहाँ पे इंक्लूडेड थे। ही सर्व्ड इन आयरलैंड एज सेक्रेटरी टू लॉर्ड ग्रे, और यहाँ पे इन्होंने एक्टिवली सपोर्ट किया था आपके जो बहुत ही स्ट्रिक्ट और हार्श कॉलोनियल पॉलिसीज होती है उनको लेके। इस बैकग्राउंड को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द फेरी क्वीन आपके इसी मॉरल यूनिवर्स, जो गुड वर्सेस इवल है, ट्रू फेथ वर्सेस फॉल्सहुड है, वो इसी आपके प्रोटेस्टेंट माइंडसेट से निकाला हुआ वर्क है। स्पेंसर के लिए पोइट्री एक तरह का आप कह सकते हो मॉरल वेपन थी। तो उनके जो मेजर वर्क्स है उनकी रेंज दिखाते हैं यहाँ पे आपके, जैसे आपका द शेफर्ड कैलेंडर हो गया है। शेफर्ड कैलेंडर ने पेस्टल पोइट्री को एक नया शेप दिया था यहाँ पे आपका। आप देखेंगे इस वर्क को यहाँ पे आपका, तो ये पेस्टल इसमें आपका डिवाइड किया गया है इसको। फेरी क्वीन एक नेशनल एपिक है। इंग्लैंड को मॉरल आइडियल्स का पोएटिक ब्लूप्रिंट दिया था इसने यहाँ पे। और अमोरेडी और इनके एपिथेलिमियन जो ये वर्क्स है यहाँ पे, ये सारे वर्क्स में हम स्पेंसर के एक उनको एक प्राइवेट लवर की तरह देखते हैं यहाँ पे। जहाँ पे वो कोर्टशिप से मैरिज तक का सेलिब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पोइट्री आपका प्रोपागेंडा नहीं है, बल्कि ये आपका एक पर्सनल जॉय यहाँ पे बन जाती है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्टाइल वाइज में इनका बात करेंगे, तो स्टाइल में आप देखेंगे कि स्पेंसर का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, उनका आर्काइक डिक्शन, जो चौसर का फ्लेवर आप कह सकते हो। रिच सेंसियस इमेजरी उन्होंने यूज़ की है, उन्होंने डीप मॉरल एलिगरी में उन्होंने बात किया है, इन टेक्निक्स को यूज़ किया है इन्होंने अपने वर्क्स में। लैंग्वेज थोड़ी ओल्ड लगती है, पर इमेजरी यहाँ पे आपके इस लैंग्वेज को यूज़ करने के बाद में एकदम अलाइव जैसी फील होती है। ठीक है। तो ये आपने देखना है, जैसे कि पेंटिंग आपकी चल रही हो, कोई एक पेंटिंग पिक्चर कर दी और एंड इट इज वॉकिंग, इतनी खूबसूरती से लिखा है उन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है इनका इन्वेंशन स्पेंसेरियन स्टेंजा, जिसका फॉर्मेट क्या है, ABA BBC BCC, जो आपके 9 लाइन्स में लिखा जाता है। 8 लाइन्स आपकी पेंटामीटर होती है और फाइनल लाइन जो 9th लाइन होती है वो आपकी अलेक्जेंड्रीन होती है। मतलब कि वो कंपेरेटिवली बाकी 8 लाइन से थोड़ी सी लंबी जाती है। ये फाइनल लॉन्ग लाइन पोएम को एक स्लो और मजेस्टिक पॉज देती है, परफेक्ट फॉर एपिक सीन्स। और यही आपको यहाँ पे ध्यान में देना है। ठीक है, इन्हीं चीज के ऊपर फोकस करना है। तो अब हम इनका मेजर वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, द फेरी क्वीन को लेके यहाँ पे। द फेरी क्वीन आपका एडमंड स्पेंसर का अनफिनिश्ड एलिजाबेथन नेशनल एपिक है, जो डायरेक्टली आपकी क्वीन एलिजाबेथ वन को यहाँ पे डेडिकेट किया गया है। तो ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, बल्कि इंग्लैंड का मॉरल इमेजिनेशन है। एक ऐसी दुनिया जहां पोइट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन और एथिक्स सब एक साथ काम करते हैं, सब मिक्स टेस्ट में। स्पेंसर का ओरिजिनल प्लान बहुत ही एम्बिशियस था। वो जब उन्होंने प्लान किया था इसको, तो वो 12 बुक्स इसमें लिखना चाहते थे, जिसमें वो 12 वर्चूज को रिप्रेजेंट करने वाले थे, और प्राइवेट और पब्लिक नाइट्स जो है यहाँ पे उनको लेके। लेकिन फाइनल पोएम आपके यहाँ पे कितनी कंप्लीट होती है, सिर्फ वो 6 कंप्लीट पोएम्स को यहाँ पे कर पाए हैं। फिर भी जो मिला है वो इंग्लिश लिटरेचर का फाउंडेशन टेक्स्ट बना है, जो भी अवेलेबल है यहाँ पे आपका। स्पेंसर ने क्या किया था अपना यहाँ पे आपके, इन्होंने अपने काफी फेमस लेटर्स टू रैले में खुद क्लैरिफाई किया था कि इस एपिक में एम क्या है। उन्होंने बोला था कि पोयम का गोल है टू फैशन अ जेंटलमैन। यानी क्या है इसका मतलब, टू फैशन अ जेंटलमैन का यहाँ पे आपका, तो इसका मतलब है कि कि आपके रीडर को कैसे मॉरली यहाँ पे पोइट्री के थ्रू रीडर को कैसे मॉरली शेप किया जाए। इसीलिए द फेरी क्वीन सिर्फ स्टोरी नहीं, बल्कि आपकी हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। और यहाँ से आपका आता है एग्जाम में आपका आपका ये ट्रिपल लेयर एलिग्री वाले क्वेश्चंस।
पहला लेयर ये होता है मॉरल एलिगरी को लेके, जो आपके वर्च्यू वर्सेस वाइसेस में पूछा जाता है। दूसरा आ जाता है आपका रिलीजियस में, जहाँ पे प्रोटेस्टेंट ट्रुथ वर्सेस कैथलिक फॉल्सहुड में पूछा जाता है। और तीसरा आ जाता है आपका यहाँ पे पॉलिटिकल, जहाँ पे ग्लोरिया आपका जो है वो क्वीन एलिजाबेथ वन का सिंबल है, और फेरी यहाँ पे फेरीलैंड जो है यहाँ पे ये एक आइडियल इंग्लैंड को दिखाता है, जो स्पेन, आयरलैंड और कैथलिक पावर्स के थ्रेट के अगेंस्ट खड़ा है। तो ये तीनों लेयर्स एक साथ चलती हैं, और इसीलिए ये आपका टेक्स्ट काफ़ी रिच भी है और काफ़ी आपका कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपका बुक 1 के बारे में बात करेंगे, विच इज़ कॉल्ड एज द लेजेंड ऑफ होलीनेस। तो बुक 1 को आपका लेजेंड ऑफ होलीनेस बोला जाता है, और ये पूरे एपिक का मोस्ट रिलीजियस और आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक माना गया है इसको। और एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो एलिगरीज है वो बिल्कुल क्लियर है। आप सिंबल्स वगैरह में देखेंगे यहाँ पे आपका, तो देखो जो आपका हीरो है यहाँ पे आपका, है ना, तो हीरो कौन है यहाँ पे आपका? रेड क्रॉस नाइट। अब ये जो रेड क्रॉस नाइट है, ये फेरी क्वीन बुक 1 का सेंट्रल हीरो है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं है, वो यहाँ पे किसका? होलीनेस का पर्सोनिफिकेशन है। यानी एक ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअल प्योरिटी के जर्नी पर है यहाँ पे, है ना, निकला हुआ है, और उसका नाम ही रेड क्रॉस यहाँ पे रखा गया है, जो सेंट जॉर्ज के रेड क्रॉस से आता है। अब सेंट जॉर्ज इंग्लैंड के पैट्रन सेंट है, इसलिए रेड क्रॉस नाइट इंग्लैंड इटसेल्फ का एक सिंबल बन गया है। इसके साथ साथ में आपको क्या देखना है यहाँ पे? रेड क्रॉस नाइट आपका एक प्रोटेस्टेंट एवरीमैन भी है, जो एक ऑर्डिनरी बिलीवर है, जो टेम्पटेशंस, डाउट्स और फेलियर से गुजरता है, जैसे कि आम आदमी गुजरता है। सो वो परफेक्ट नहीं है, वो गलती करता है, और जैसा कि झूठ ग्लैमर में वो फंस भी जाता है ना, तो डिस्पेयर में और भी ज़्यादा गिर जाता है यहाँ पे। लेकिन इसी फॉल के थ्रू उसकी ट्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और ये आपको एग्जाम्स के लिए याद में रखना है कि रेड क्रॉस जो नाइट है यहाँ पे, उसका जर्नी कैसा है? फॉल है, फॉल के बाद रिपेंटेंस है, फिर डिसिप्लिन है, और फिर आपका रिडेम्पशन आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपका ऊना का बात करेंगे। तो ऊना को आप देखेंगे यहाँ पे आपका किस तरीके से, ऊना का नाम ही उसकी मीनिंगफुल उसका बताता है यहाँ पे। और वो कैसे? ऊना मतलब 1, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? ऊना मीन्स 1, इसका मतलब 1 है यहाँ पे आपका। वो ट्रूथ और यूनिटी दोनों का सिंबल है। एलिगोरिकली देखोगे तो यूना आपकी ट्रू प्रोटेस्टेंट चर्च को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल, मॉडेस्ट और डिग्निफाइड है। उसके कपड़ों में कोई ग्लैमर नहीं है, क्योंकि ट्रूथ को डेकोरेशन की जरूरत नहीं होती है। ऊना हर स्टेज पर रेड क्रॉस नाइट को जज करती है, सॉरी गाइड करती है यहाँ पे आपका, और वार्न करती है, और जब वो डिस्पेयर में गिरने लगता है तब उसको बचाती भी है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रूथ के बिना होलीनेस सर्वाइव नहीं कर सकती। ये यहाँ पे आपका लेसन दिया गया है। सो ऊना इज द मॉरल कंपस ऑफ द पोएम। फिर आपका क्वेस्ट आ जाता है ड्रैगन को लेके। तो रेड क्रॉस नाइट का क्वेस्ट सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारना नहीं है, उसका फाइनल एनिमी ड्रैगन है, जो क्लियरली या तो आपका सैटर्न है या एंटी क्राइस्ट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसका एलिगरी है। सो ड्रैगन ने ऊना के पेरेंट्स को इम्प्रिजन कर रखा है, जो ट्रू चर्च के फॉलोअर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्रेस्ड बट फेथफुल। और इस क्वेस्ट को आप बोल सकते हो एक रिलीजियस मीनिंग यहाँ पे आपको बहुत क्लियर हो जाता है। होलीनेस गाइडेड बाय ट्रूथ मस्ट डिफीट सैटर्न टू रिस्टोर स्पिरिचुअल ऑर्डर। फिर आपका यहाँ पे एक फाइनल बैटल चलता है यहाँ पे आपका, जो आपका 3 डेज तक चलता है, ये आपका है ना, जो आपके 3 डे ड्रैगन फाइट होता है। तो क्राइस्ट के रिजरेक्शन को ये इको करता है। जब रेड क्रॉस जीतता है और ऊना से मैरिज करता है, तो ये सिर्फ रोमांटिक एंडिंग नहीं है, ये होलीनेस और ट्रुथ के परमानेंट यूनियन का सिंबल बन जाता है। सो दिस होल एपिक इट इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर, बल्कि ये एक आपका स्पिरिचुअल जर्नी है, विच इज बेस्ड ऑन फॉल, टेम्पटेशन, रिपेंटेंस और फाइनली रिडेम्पशन। ठीक है, फिर ये आपके 12 कांटोस के बारे में बात कर रहा है, जो इसके की टर्निंग पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला आ जाता है आपका यहाँ पे कांटो 1। सो रेड क्रॉस नाइट आपके एरर मॉन्स्टर को मार देता है। अब एरर को वॉमिट वो जो है यहाँ पे, जो वो क्या करता है एरर का, ही स्टार्ट्स वॉमिटिंग बुक्स और पेपर्स। तो उसका वॉमिट उन सब से भरा होता है। तो ये क्लियरली आपके फॉल्स कैथोलिक डॉक्ट्राइन का सिंबल है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे आपका आर्चीमैगो। अब ये एंटर करता है, इसका नाम ही आर्च हिपोक्रेट है। वो फॉल्स यूना क्रिएट करके नाइट को ट्रुथ से सेपरेट कर देता है ना। आगे चलकर फिर क्या मिलता है इसको यहाँ पे? डेसा मिलती है यहाँ पे, है ना। वो फॉल्सहुड और होर ऑफ बेबीलोन बुलाई जाती है,
रोमन कैथोलिक चर्च और पॉलिटिकल लेवल पर मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स का सिंबल है वो। तो वो नाइट्स को सेड्यूस करती है ना। फिर जो नाइट्स है आपके यहाँ पे सारे के सारे नाइट हाउस ऑफ प्राइड पहुंचते हैं, जहाँ ऑर्गोग्लियो जो है, जो जायंट प्राइड है यहाँ पे, उसे इम्प्रेजन कर लेता है। तो यहाँ होलीनेस कंप्लीटली गिर जाती है। फिर आता है आपका यहाँ पे केव ऑफ डिस्पेयर, जहाँ नाइट को सुसाइड के लिए टेम्प्ट किया जाता है, और इस मोमेंट पर ऊना उसे बचा लेती है। ट्रूथ ही रिडेम्पशन का उसको रास्ता दिखाता है। फिर रेस्क्यू होता है यहाँ पे आपका, तो प्रिंस अर्थर के थ्रू रेस्क्यू होता है, जो कि एक मैग्निफिसेंस और क्राइस्ट लाइक आइडियल रूलर का सिंबल है यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ पे आपका नाइट जो है, यहाँ पे नाइट जाता है आपके हाउस ऑफ होलीनेस पे, जहाँ फिडेलिया जो फेथ होता है, और स्प्रेंजा जो आपका होप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चेरिसा जो आपकी चैरिटी से ट्रेनिंग लेता रहा है यहाँ पे आपका, तो उसकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करते हैं ये सब। फिर फाइनल में आपका होता क्या है यहाँ पे आपका, फाइनल का आपका जो 3 डे ड्रैगन फाइट होता है यहाँ पे आपका, जो क्राइस्ट के रिजरेक्शन का पैरेलल पर बेस्ड है। ड्रैगन डिफीट होता है, और एंड में रेड क्रॉस और ऊना का मैरिज होता है। तो होलीनेस और ट्रुथ का रियूनियन हो जाता है यहाँ पे आपका। तो इस पूरे प्लॉट का टाइमलाइन ग्राफिक के साथ में आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। अगर आप इसे विजुअलाइज करोगे तो इसको बिल्कुल भूलोगे नहीं। सो बुक 1 यहाँ पे आपका सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक आपका प्रोटेस्टेंट और मॉरल एजुकेशन का पोएटिक मॉडल है। एंड दैट्स व्हाई द क्वेश्चन कीप्स रिकरिंग इन एग्जाम आपके इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब आप इसमें आपके कैरेक्टर्स वगैरह को देखो। यहाँ पे पहला आ जाता है आपका आर्चमेगो। तो फेरी क्वीन का सबसे डेंजरस विलन ये है, क्योंकि वो ओपनली अटैक नहीं करता। आर्चमेगो कैथोलिक हिपोक्रेसी और फॉल्स मिरेकल्स का सिंबल है। उसका नाम ही आर्च मैजिशियन या आर्च हिपोक्रेट सजेस्ट करता है, क्योंकि वो झूठी विजन्स, फेक ड्रीम्स और फॉल्स उन्हें क्रिएट करके रेड क्रॉस नाइट को ट्रुथ से अलग कर देता है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि स्पिरिचुअल डिसेप्शन वायलेंस से ज्यादा आपका खतरनाक होता है। ठीक है, फिर डेसा के बारे में बात की जा रही है। तो डेसा इज वेरी ब्यूटीफुल आउटवर्डली, पर अंदर से पूरी तरह करप्ट है वो। सो वो कैथोलिक चर्च और होर ऑफ बेबुलिन का एलिगरी है। रिच क्लोथ्स, ग्लैमर, फॉल्स अट्रैक्शन। तो स्पेंसर यहाँ इनके थ्रू ये दिखाते हैं कि इविल अक्सर ब्यूटीफुली डिस्गाइज में आता है, जबकि ट्रूथ आपका बहुत सिंपल होता है। फिर ये आपके सेंस फॉय, सेंस जॉय, सेंस लॉय, ये सारे के सारे आपके 3 ब्रदर्स हैं, और उनके नाम ही उनके मीनिंग बताते हैं। सेंस फॉय आपका फेथलेस है, सेंस जॉय जॉयलेस है, लॉलेस आपका सेंस लॉय है यहाँ पे। तो ये सब क्रिश्चियन वैल्यूज के ऑपोजिट वाइजेज हैं। ये दिखाते हैं कि जब फेथ, जॉय और मॉरल लॉ चला जाता है तो स्पिरिचुअल कोलैप्स हो जाता है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे ड्रैगन। ड्रैगन अल्टीमेट एनिमी है। ये सैटन, एंटी क्राइस्ट और आपके जो फाइनल स्पिरिचुअल एरर है उनका सिंबल है। तो रेड क्रॉस का ड्रैगन यहाँ पे जो उसका फाइट होता है यहाँ पे, वो सिर्फ फिजिकल बैटल नहीं, बल्कि अल्टीमेट बैटल बिटवीन गुड एंड इविल है। फिर प्रिंस अर्थर को हम देखने को मिलता है यहाँ पे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। वो डिवाइन ग्रेस और आइडियल प्रोटेस्टेंट मोनार्क का सिंबल है। तो जब रेड क्रॉस नाइट फेल हो जाता है तो अर्थर रेस्क्यू करता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे आपका, इसका मतलब है कि इंसान अपनी मेहनत से नहीं बल्कि ग्रेस से बचता है। ठीक है, फिर ऊना का जो ये लायन है यहाँ पे, सो ऊना का लायन नेचुरल रीजन और इंस्टिंक्टिव प्रोटेक्शन का सिंबल है। लायन बिना किसी लॉ के ऊना को प्रोटेक्ट करता है, पर जब ये जो आपका सेंस लॉ है जो लॉलेसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब वो उसे मार देता है, तो स्पेंसर यहाँ पे क्लियरली हमको बता रहे हैं कि सिर्फ रीजन काफी नहीं है, मॉरल लॉ भी आपको चाहिए होता है। ठीक है, मेजर थीम्स वगैरह में देखेंगे आपका, तो सबसे पहले आपका स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज को आता है। तो आप देखोगे, अगर बुक 1 को आप ढंग से रीड करोगे तो आपको पता लगा कि ये एक क्लियर स्पिरिचुअल जर्नी है, जहाँ पे एरर से प्राइड होता है, फिर डिस्पेयर होता है, फिर ग्रेस होता है, फिर होलीनेस होती है। तो ये एक बिलीवर का इनर जर्नी है। पहले गलती करता है, फिर घमंड होता है, फिर होपलेसनेस होती है, फिर डिवाइन हेल्प और फिर फाइनल रिडेम्पशन मिल जाता है। फिर आपका प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक में आ जाता है यहाँ पे आपका। तो ये एक बिलीवर, मतलब अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो ऊना और डिसा का जो कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे वो बिल्कुल शार्प है ना। तो ये बिलीवर का थोड़ा डिफरेंट व्यू दिखा रहा है यहाँ पे। ऊना आपका कैसी है, वो शी इज प्योर, मॉडेस्ट, ट्रूथफुल। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है ट्रूथ प्रोटेस्टेंट चर्च को। डेसा जो है यहाँ पे आपकी, वो आपकी फ्लैशी, डिसेप्टिव और जो डेंजरस कैथोलिक चर्च है, तो ये उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये स्पेंसर का आइडियोलॉजिकल कोर है यहाँ पे आपका। नेशनलिज्म की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो रेड क्रॉस नाइट इंग्लैंड और ड्रैगन को यहाँ पे बता रहा है। कैथोलिक थ्रेड जो है यहाँ पे, रेड क्रॉस नाइट तो आपका इंग्लैंड है और ड्रैगन क्या है, कैथोलिक थ्रेड है यहाँ पे। तो इस पोएम का टोन
पोस्ट स्पेनिश आर्माडा विक्ट्री के बाद का है। इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस और प्रोटेस्टेंट ट्रायम्फ यहाँ पे क्लियरली आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप ग्रेस ओवर वर्क्स में लिखोगे यहाँ पे आपका, तो ये रेड क्रॉस नाइट यहाँ पे अकेला फाइट करता है और वो बार बार फेल होता है। फिर उसे बचाता है प्रिंस अर्थर जो ग्रेस है और गाइड करता है। और गाइड कौन करता है उसको? गाइड उन्हें ऊना करती है। सो मैसेज बिल्कुल प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी के सेंटर में अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि साल्वेशन वर्क से नहीं, ग्रेस से मिलती है यहाँ पे आपका। ठीक है, सो इसका सिग्निफिकेंस देखोगे आप यहाँ पे, तो सबसे पहली बात देखोगे कि द फेरी क्वीन का बुक 1 सबसे ज्यादा एलिगोरिकल और रिलीजियस माना जाता है। यहाँ सिंबल्स इतने क्लियर हैं कि बार बार आपके एग्जामिनर्स इसको एंट्री पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं और एग्जाम में आपके होलीनेस, ट्रूथ, इन सब को लेके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एरर, प्राइड, डिस्पेयर, सब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं लिविंग कैरेक्टर्स की तरह। इसलिए बुक 1 आपको यहाँ पे बताना है, इसको लेके आपको इन कैरेक्टर्स का एलिगोरिकल फिगर्स को देखना है, कौन क्या रिप्रेजेंट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि बुक 1 एक एवरीमैन क्रिश्चियन जर्नी का मिरर है। रेड क्रॉस नाइट कोई परफेक्ट सेंट नहीं है, बल्कि हम जैसा ही एक ऑर्डिनरी बिलीवर है, उसका सिंबल है। हमारा सिंबल है जो गलती करता है, वो लालच करता है, टेम्पटेशन में गिरता है, डिस्पेयर तक पहुंचता है और फिर डिसिप्लिन, फेथ और ग्रेस के थ्रू रिडेम्पशन उसे मिलता है। तो ये जर्नी प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी के बिल्कुल सेंटर में है ना, जहाँ पे ये आपकी सारी चीजें एक जर्नी में आपका लेके जा रहा है। ठीक है, फिर आप तीसरा सिग्निफिकेंस के बारे में बात करोगे तो ये एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट ट्रायम्फ सेलिब्रेट के बारे में बात कर रहा है। तो ड्रैगन की डिफीट सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि पॉलिटिकल विक्ट्री भी है। रेड क्रॉस क्या है? इंग्लैंड है। ड्रैगन क्या है? कैथलिक थ्रेट। इसमें पोस्ट स्पेनिश आर्माडा कॉन्फिडेंस क्लियरली फील होता है। इंग्लैंड एज गॉड प्रोटेक्टेड प्रोटेस्टेंट नेशन कंसिडर किया गया है यहाँ पे। तो एंडिंग भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंडिंग इज ऑल्सो वेरी रिलीजियस एंडिंग है इसका यहाँ पे आपका, है ना, बहुत सिंबॉलिक एंडिंग है यहाँ पे आपका। बुक 1 बिट्रोथल पे आपका एंड होता है। रेड क्रॉस और यूना का यूनियन यानी होलीनेस और ट्रुथ का मिलन बता रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये फुल मैरिज नहीं है। रेड क्रॉस को अभी ग्लोरियाना जो उनकी क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उनके नेशन को रिप्रेजेंट करना है, उसकी सर्विस में वापस जाना है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि पर्सनल साल्वेशन के बाद भी पब्लिक ड्यूटी आपकी बाकी रहती है और आपको वो करनी होती है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे फेरी क्वीन। इसको लेके आपको इतना ही पढ़ने का जरूरत है। एमसीक्यूज बेस्ड पे आपके इसी को लेके क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड करते हैं। अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ यहाँ पे आपका। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके अमोरिटी को लेके। अमोरिटी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1595 में। ये एक आपका लव सीक्वेंस है और अमोरिटी एडमंड स्पेंसर का सबसे पर्सनल और इमोशनली ऑनेस्ट वर्क है। इस सीक्वेंस में टोटल आपके 89 सोनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं और इनके साथ में एपिथैलेमियन भी आपका जुड़ा हुआ है, जो स्पेंसर की रियल मैरिज जो उन्होंने 1594 में किया था यहाँ पे उसको सेलिब्रेट करती है। तो ये पोएम्स इमेजिनरी म्यूज पर नहीं बल्कि एलिजाबेथ बॉयल के साथ में स्पेंसर के जो एक्चुअल शादी जो कोर्टशिप हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है। इसीलिए ये सीक्वेंस सिर्फ लिटरेरी नहीं बल्कि एक लिव्ड लव स्टोरी है, यहाँ पे आपका रियल लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड ऑन है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जहां पेट्रियार्क और सिडनी के सोनेट्स में आपको एंडलेस सफरिंग देखने के लिए मिलती थी, रिजेक्शन और अनअटेबल लेडी होती थी वहां पे आपका, यहाँ पे अमोरिटी का मूड पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव है। यहाँ लव फेल नहीं होता बल्कि वो ग्रो करता है, सॉफ्टन होता है और ये मैरिज पर खत्म होता है। तो ये रेनेसा सोनेट ट्रेडिशन पे आपको एक रेयर और रेडिकल वर्जन देखने के लिए मिलेगा। फॉर्म वाइज आप देखोगे तो स्पेंसर यहाँ अपना स्पेंसरियन सोनेट यूज कर रहे हैं। वो जो आपका ये फॉर्म है यहाँ पे आपका ए बी बी सी सी डी ई, जो आपके इंटरलिंक्ड राइम्स है वो एक स्मूथ चेन की तरह यहाँ पे जोड़े गए हैं। सो ये फॉर्म यहाँ पे शेक्सपियरियन सोनेट से बेटर है। जब आप ग्रेजुअल इमोशनल डेवलपमेंट दिखाना चाहते हो तो ये आप ज्यादा अच्छे तरीके में इसके थ्रू यूज कर सकते हो। इमोशंस रुक रुक कर जंप नहीं करते बल्कि वो फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, नरेटिव आपका अब बात करोगे यहाँ पे आपका तो सोनेट 1 to 57 में आप देखेंगे यहाँ पे आपका, तो ये जो है यहाँ पे पोएट परसूट में है, लेडी प्राउड और रेजिस्टेंट है, पेन और प्रेज साथ साथ यहाँ पे चलते हैं। टिपिकल कोर्टशिप टेंशन के बारे में बात की जा रही है। फिर ये मिडिल फेज में यहाँ पे बात करने आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ रेजिस्टेंस धीरे धीरे सॉफ्टन होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अफेक्शन दोनों ग्रो करता है। फिर आपके जो लास्ट के सोनेट्स है 68 से 89, ये टोन थोड़ी स्पिरिचुअल हो जाती है,
ईस्टर इमेजरी, रिन्यूअल और आपके वेडिंग एंटिसिपेशन में ये सारी चीज़ें आपके डोमिनेट करने लग जाती है इस टाइम पे, ठीक है। की थीम्स के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे लव को एज अ रिडेम्पटिव जर्नी बताया है, और दी अट्रैक्शन से डिवाइन हार्मनी तक, ठीक है। फिर ये म्यूचुअलिटी एंड कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेडी सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वो पार्टनर है। रेनेसा के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। पोइट्री डिफीट्स टाइम को लेके बात करेंगे तो सोनेट 75 में ये आपको वेव्स नाम मिटा देते हैं। पूरी पोइट्री लव को एक इटर्नल मॉन्यूमेंट यहाँ पे बना देती है। प्रोटेस्टेंट मैरिज का बात करोगे यहाँ पे आपका, तो ये बोल रहे हैं कि लव को गॉड्स ग्रेस के साथ में अलाइन किया है, और मैरिज आपकी सिंफुल नहीं बल्कि थोड़ी सेक्रेड है यहाँ पे आपका। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, इज अमोरिटी अ लव स्टोरी और स्पिरिचुअल जर्नी इन डिस्गाइज। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इट इज अ लव स्टोरी डिस्गाइज्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पे आपका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये कुछ सोनेट से जिनको आपको ध्यान रखना है, डिटेल में हम इनको लेके नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस आपके डिटेल्ड सोनेट से नहीं आते हैं। सोनेट 1 को आप देखोगे तो ये अमोरिटी का फर्स्ट सोनेट है और इंस्पिरेशन के बर्थ को मार्क करता है। पोएट अपनी लेडी की आइज को यहाँ पे लिविंग लैम्प से कंपेयर कर रहे हैं, और ये सिर्फ ब्यूटी का कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि एक सिंबल है। तो ये आइज पोएट के लिए क्रिएटिव स्पार्क बन जाती है। मतलब लव यहाँ सिर्फ इमोशन नहीं, पोइट्री का सोर्स है। और रेनेसा ट्रेडिशन के हिसाब से इंस्पिरेशन ऑफ्टन डिवाइन होती है, और यहाँ वो डिवाइन लाइट लेडी की आंखों से आ रही है। फिर सोनेट 34 के बारे में बात करेंगे तो इस सोनेट में स्पेंसर एक पावरफुल एक्सटेंडेड मेटाफर यूज करते हैं, और वो लवर को कैसे बता रहे हैं, स्टॉर्म टॉस शिप की तरह बता रहे हैं, और लेडी को सेफ हार्बर बताया गया है। तो ये सोनेट जो है ये इमोशनल केओस से स्टेबिलिटी तक का आपका जर्नी दिखाता है। मैसेज बिल्कुल वहां पे आपको बता रहे हैं, क्लियर बता रहे हैं कि जब दुनिया आपकी रफ हो जाती है, व्हेन द वर्ल्ड इज हार्श रूड, है ना, तो ट्रू लव एनकरेज देता है हमको यहाँ पे, वो हमको होल्ड करके रखता है यहाँ पे। ये इमोशनल रिफ्यूज का मतलब यहाँ पे आपका वही बताया गया है यहाँ पे कि आपको सच्चा प्यार जो है, ट्रू लव जो है यहाँ पे आपको, वो आपको हिम्मत बांधे रखता है। फिर सोनेट 67 है यहाँ पे, तो ये आपका एक फेमस यहाँ पे डियर हंट मेटाफर यहाँ पे यूज किया गया है। तो नॉर्मली पैट्रियार्कल ट्रेडिशन में लेडी हमेशा अनअटेबल होती है आपके यहाँ पे, जिसको हासिल नहीं किया जा सकता है। पर यहाँ पे स्पेंसर ने ट्विस्ट दिया है, ये लेडी खुद कहती है सीक नो फर्दर, इसका मतलब है कंसेंट और म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। तो ये स्पेंसर का ट्रेडिशन से आपका अलग है। लव यहाँ पे चेज नहीं करता बल्कि आपको चॉइस बन जाता है। फिर सोनेट 68 आपका ये ईस्टर सोनेट है यहाँ पे। तो स्पेंसर यहाँ क्राइस्ट की रिजरेक्शन को और लव के रिन्यूअल को दोनों को साथ में पैरेलल कर रहे हैं। तो रोमांटिक लव को स्पिरिचुअल ग्रेस के लेवल पर उठा दिया गया है। सो प्रोटेस्टेंट थिंकिंग के हिसाब से लव भी गॉड का ब्लेसिंग हो सकता है, और इस सोनेट से अमोरिटी का टोन आपका थोड़ा सा यहाँ से आपका स्पिरिचुअल हो जाता है सोनेट 68 से। सोनेट 75 इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि एग्जाम में इसकी लाइंस पूछी जाती है। ये अमोरिटी का सबसे फेमस सोनेट भी है। पोएट स्टैंड पर लेडी का नाम लिखता है, पर वेव्स उसे मिटा देती है समुद्र किनारे, है ना। तो लेडी कहती है कि सब कुछ टाइम के साथ खत्म हो जाता है। तो पोएट यहाँ पे रिप्लाई करता है इमॉर्टल को लिखे कि पोएट्री टाइम को हरा सकती है, लव वर्ड्स के थ्रू इटर्नल मॉन्यूमेंट बन जाता है यहाँ पे आपके, है ना। तो ये आपका यूजुअली यहाँ पे इसको एग्जाम में इस सोनेट को, इस थीम को कैसे पूछा जाता है, पोएट्री वर्सेस टाइम को लिखे। और ये लाइन भी आपकी काफ़ी पूछी जाती है, वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। तो ये आपको अमोरिटी से लिया गया है यहाँ पे। फिर सोनेट 79 जो है, इस सोनेट में स्पेंसर ब्यूटी को रिडिफाइन करते हैं। ट्रू ब्यूटी फिजिकल अपीयरेंस में नहीं बल्कि वर्च्यू और सोल में होती है। तो ये मॉरल एंडिंग सीक्वेंस के मैरिज को सेलिब्रेट करती है। आउटर ब्यूटी आपका फेड हो जाती है और इनर गुडनेस हमेशा रहती है। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स यहाँ पे आपके इस पोएम के थ्रू, इस सोनेट के थ्रू आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं आपको एलिमेंट दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है यहाँ पे। अब आप इसका सिग्निफिकेंस का बात करोगे तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमोरिटी का टोन कैसा है, ऑटोबायोग्राफिकल ऑप्टिमिज्म है ना। तो ये कोई आपकी इमेजिनरी सफरिंग का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक रियल और सक्सेसफुल लव स्टोरी है जो एक्चुअल मैरिज पर एंड होती है। इसीलिए अमोरिटी रेनेसा सोनेट ट्रेडिशन को तोड़ता है, और यहाँ पोएट सिर्फ रोता नहीं है बल्कि वो ग्रो करता है। तो ये ऑप्टिमिज्म है यहाँ पे। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि स्पेंसर पैट्रियार्कल लव ट्रेडिशन को प्रोटेस्टेंट वैल्यूज के साथ में ब्लेंड किया है उन्होंने यहाँ पे। लव यहाँ पे आपका सिंफुल ऑब्सेशन नहीं है बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस, फेथ और ग्रेस से जुड़ा है।
तो मैरिज को स्पेंसर यहाँ पे डिवाइन इंस्टीट्यूशन मानते हैं। ये कैथलिक सेलिबेसी के अगेंस्ट क्लियर प्रोटेस्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। और तीसरा और सबसे मेच्योर सिग्निफिकेंस ये है कि अमोरिटी डायरेक्टली द फेरी क्वीन को कॉम्प्लीमेंट करती है। फेरी क्वीन क्या है आपका, क्या रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक वर्च्यू, नेशनल ड्यूटी और मॉरल एपिक को। और अमोरिटी क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइवेट लव को, पर्सनल ग्रोथ को और इमोशनल डिसिप्लिन को। तो यहाँ पे इस पूरे वर्क्स के थ्रू में स्पेंसर ने ये दिखाया कि ह्यूमन लव जैसे अमोरिटी में बताया है और डिवाइन वर्च्यू जो फेरी क्वीन में बताया है, ये अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही मॉरल यूनिवर्स के पार्ट हैं। प्राइवेट लव इवेंचुअली पब्लिक वर्च्यू को स्ट्रेंथन करता है। So Amorati humanizes Spencer's moral vision while the fairy queen universalizes it. ठीक है, तो ये कुछ आपके फेमस कोट्स है यहाँ पे जिनको आप इनको रीड करना, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज इनसे आपके आ जाते हैं। जैसे आपका हैप्पी ये लीव्स व्हेन एज दोज लिली हैंड्स, तो यहाँ पे पोएट अपनी जो रिटन पोएम्स है, जो लीव्स पेजेस हैं, उनको हैप्पी कहते हैं क्योंकि उन्हें उनकी बिलवड के लिली वाइट हैंड्स छूने का मौका मिलता है। तो यहाँ एक सॉफ्ट एनवी भी है, पोएम उसके पास जा सकती है पर पोएट खुद नहीं। तो इस लाइन में ब्लॉसमिंग लव और रेवरेंस दिखाई देता है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है दोज लैम्पिंग आइज। अब लेडी के आइज को लिविंग लैम्प्स कहा गया है जो रोशनी देते हैं। तो ये सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नहीं बल्कि इंस्पिरेशन और गाइडेंस का सिंबल है। पोएट के लिए उनकी आंखें क्रिएटिव स्पार्क है जो जैसे लैम्प जो पोएट्री को आपका जलाए रखता है, इंस्पायर किए रखता है। ठीक है, फिर सोनेट 34 में देखो आपके जो फेमस कोट्स है यहाँ पे, लाइक एज अ शिप दैट थ्रू द ओशन वाइड बी कंडक्ट ऑफ सम एयर। तो पोएट यहाँ पे खुद को एक स्टॉर्म टॉस शिप की तरह देख रहे हैं जो रफ ओशन में भटक रहे हैं। लेडी एक गाइडिंग स्टार है जो उस डायरेक्शन को दिखा देती है। तो ये मेटाफर इमोशनली इंस्टेबिलिटी से सेफ्टी की तक जो जाने का जर्नी है उसको बता रहा है उसको बता रहा है। फिर आता है आपका माई हेल इज द लॉडेस्टर ऑफ लाइफ। तो लेडी को पोलारिस यानी नॉर्थ स्टार कहा गया है जो सेलर्स को रास्ता दिखाता है। मतलब जब लाइफ इमोशनल क्योस बन जाती है तब बिलवड ही मॉरल और इमोशनल कंपास बन जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेज। तो यहाँ लव के डियर हंट मेटाफर के थ्रू दिखाया गया है। पोएट थक चुका है परसूट करते करते, तो ये टिपिकल पेट्रियार्कन चेज है, लेकिन स्पेंसर यहाँ ट्रेडिशन को तोड़ देने वाले हैं, है ना। वो बोल रहे सॉट नॉट टू फ्लाई बट फियरलेस केम। तो ये लाइन का मतलब है कि डियर जो लेडी है वो भागती नहीं है बल्कि खुद विलिंगली आती है। तो इसका इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसर्न और म्यूचुअल लव यहाँ पे बताया गया है। लव यहाँ फोर्स नहीं बल्कि चॉइस बना है आपका यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे मोस्ट ग्लोरियस लॉर्ड ऑफ लाइफ दैट ऑन दिस डे डिड्स मेक दाई ट्रम्फ ओवर डेथ एंड सिन। तो ये ईस्टर सोनेट है। पोएट क्राइस्ट के रिजरेक्शन को याद करते हैं, डेथ और सिन पर विक्ट्री बताते हैं। लव को यहाँ स्पिरिचुअल लेवल पर उठा दिया गया है, दैट आई मे राइज एंड अनटू इटर्नल लाइफ। तो पोएट चाहता है कि जैसे क्राइस्ट रिजरेक्ट हुए हैं वैसे ही उनका लव भी रिन्यू और अपलिफ्ट हो। तो रोमांटिक लव यहाँ स्पिरिचुअल रिबर्थ का सिंबल बन जाता है। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, माई वर्ड्स और योर वर्च्यू रेयर शैल इटर्नलाइज। तो पोएट बीच पर बिलवड का नाम लिखता है लेकिन वेव्स उसे मिटा देती है। तो ये लाइन टाइम और नेचर की डिस्ट्रक्टिवनेस को शो करती है कि कोई भी फिजिकल चीज परमानेंट नहीं है। फिर सेकंड वर्ड्स में ये बताते हैं कि यहाँ पोएट क्लेम कर रहे हैं कि पोएट्री टाइम से ज़्यादा पावरफुल है। नेचर नाम मिटा सकता है लेकिन जो वर्ड्स आपके लव और वर्च्यू को इमॉर्टल बना देते हैं उनको नहीं मिटा सकता है। फिर आपका सोनेट 79 आता है, बट द ट्रू फेयर एंड दैट इज अ जेंटल विट एंड वर्चुअस माइंड दैट इज ट्रू ब्यूटी दैट डोथ आर्ग्यू टू बी डिवाइन। तो ट्रू ब्यूटी बॉडी में नहीं बल्कि जेंटल इंटेलेक्ट और वर्चुअस माइंड में होती है। ये स्पेंसर का यहाँ पे क्लियर मॉरल स्टेटमेंट है। इनर क्वालिटीज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर आउटर अपीयरेंसेस, दैट इज ट्रू ब्यूटी दैट डोथ आर्ग्यू टू बी डिवाइन। पोएट कहते हैं कि ऐसी इनर ब्यूटी इंसान को ऑलमोस्ट डिवाइन बना देती है और ब्यूटी यहाँ गॉड लाइक क्वालिटी है जो सोल से आती है, स्किन से नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज को देख लेना, यहाँ पे इनको रीड कर लेना, मैंने यहाँ पे सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर ऑन एडमंड स्पेंसर। अब ये लेक्चर आपका मोर देन इनफ है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें इसको लेके तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये आपके ऑनगोइंग कोर्सेज है यहाँ पे आपके जो आपके ऐप में यहाँ पे आपके वेबसाइट पे देख सकते हैं या फिर आप ऐप में देख सकते हैं। आपके काफ़ी सारे ऑनगोइंग कोर्सेज है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है।
और आपके संडे टू संडे आपके लाइव टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे यहाँ पे यूट्यूब पे उन क्वेरीज के बारे में पूछते हैं, वो कमेंट्स के कई बार अपडेट्स नहीं आती है, नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, तो वो मिस हो जाते हैं। आपको अगर कोई भी जेन्युइन क्वेरी है तो थोड़ा मेहनत करके व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।